रेडियो इप्सा। सुनिए स्टार्टअप पे बात आरजे वानी के साथ। हेलो माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 एफएम मेरी आने वानी के साथ। और मैं आ गई हूँ एक बार फिर से आपके लिए अमेजिंग सा शो लेकर, आपका फेवरेट शो। आपको नाम बताया ना, इट इज स्टार्टअप पे बात। और जहाँ पर हम करते हैं स्टार्टअप पे ही बात, ऑब्वियसली नाम यही है। और स्टार्टअप पे बात में हम करते हैं अलग अलग एंटरप्रेन्योर से बात। लेकिन आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हितेश कुकरेजा, जो वैसे तो एक एकेडमिशियन है, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, और उसी के साथ साथ जो है ये एंटरप्रेन्योर्स को भी मेंटर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और ये इनके पास जो है एक डिकेड से भी ज़्यादा, अप्रॉक्स 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है। और ये पिछले कई सालों से एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट कर रहे हैं और उसी के साथ साथ उनको गाइड भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। वेलकम है हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हितेश जी, वैसे तो आप एकेडमिशियन हैं और आपने बहुत सी बार जो है बताया है मुझे कि आप सीएस को भी ट्रेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो इतना सारा काम आप एक साथ करते हैं। लेकिन ये सबसे लीक से हटकर आपका है स्टार्टअप में जो मेंटरशिप करते हैं आप। तो ये कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ से शुरुआत की आपने? मैम, इसकी एक्चुअली अगर शुरुआत करें तो जस्ट आफ्टर माई 12th आई हैव परस्यूड माई करियर इन सीए। तो मैं सीए की तरफ रुझान था, तो आई हैव क्रैक्ड माई सीए। उस समय सीपीटी होती थी, सीपीटी की एग्ज़ाम क्रैक करी। देन मैंने जो नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स हैं वो क्रैक करी। देन पढ़ते तो जो अपने गुरुओं को देखा तो खुद की पढ़ाने की इच्छा हुई। तो आई एम टर्न इनटू अ एकेडमिशियन। तो मैं पढ़ाने लग गया और उसी के साथ एट अ वेरी अर्ली स्टेज ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से मुझे ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का ऑफर आया। एट दैट टाइम आई वाज नॉट अ सीए ऑल्सो, तो डिस्पाइट दैट उन्होंने ऑफर दिया। तो उसमें हम जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जिनकी MCS होती है, GMCS होती है, तो उनको प्लेसमेंट की ट्रेनिंग देना शुरू करी। 2014-15 में एक स्टार्टअप बूम आया था जो इंदौर में किसी को नहीं पता था, बट ये बैंगलोर में शुरू हो चुका था। इसलिए मैं हमेशा जब स्टूडेंट से बात करता हूँ तो उनसे बोलता हूँ, स्टार्टअप आपको क्या लग रहा है, कल्चर आ रहा है? तो दे यूज्ड टू से हाँ सर आ रहा है। मतलब आ नहीं रहा है, इसको आए हुए 10 years हो चुके हैं। आप तक शार्क टैंक के थ्रू पहुंचा, अब स्टार्टअप की बात हो रही है, अब ये शो हो रहा है। इसका मतलब ये चीजें अभी नहीं आ रही है, ये काफी अच्छी स्टार्ट हो चुकी है। हम जोमेटो यूज करते हैं, स्विगी यूज करते हैं, दूसरे जितनी भी बायजूस हैं, तो ये सब अभी लॉन्च नहीं हुआ। MMT अभी लॉन्च नहीं हुआ। ये सब 2014-15 में बैंगलोर में ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी। सो मेरी एक ट्रिप थी बैंगलोर की, तो वहाँ पे एक्चुअली वीकेंड्स पे इवेंट हुआ करते थे स्टार्टअप्स पे। तो कंपनी यूज टू कम, दे बुक अ गुड 5-star होटल, और वहाँ पे यंगस्टर्स अपने स्टार्टअप पिच करते थे और दे यूज टू गेट फंड ऑन द स्पॉट। तो जब मैं ये चीज़ देख के आया बैक इन 2014, तो मेरे को लगा ऐसा इंदौर में कुछ होना चाहिए। सो आई हैव स्टार्टेड विद ICI। तो सीए इंस्टीट्यूट से मैंने जो मेरे सेशंस हुआ करते थे उनको स्टार्टअप एंड बिजनेस इंजीनियरिंग सेशंस में कन्वर्ट किया। एंड थ्रू दैट सेशंस मैंने पहले तो 2 साल सिर्फ स्टार्टअप आइडियाज़, कॉस्ट मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, मार्केटिंग मॉडल, इन सब पे ट्रेनिंग दी और बच्चों के बहुत सारे आइडियाज़ सुना करता था और वायबिलिटी बताया करता था। 2016 से फिर मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा, क्योंकि मुझे लगा था कि आइडियाज़, इतने साउंड आइडियाज़, इतने ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं, बट नो वन वांट टू टेक द रिस्क। एक प्रॉब्लम आती है, और जो सबसे अच्छा काम कर सकता है वो यूथ है। लेकिन एक तो उनके पास फंड्स की कमी है, दे वांट सम अदर फंड्स टू बी इन्वॉल्व। सेकंड, जो जुझारूपन है वो उनके पास है और उनके फंड्स नहीं है। सेकंड, रिस्क एपेटाइट नहीं है। बहुत बार वो आइडिया बहुत अच्छा है, ग्रुप भी बहुत अच्छा है, बट पैसा नहीं है, या कोई और पैसा लगाए, कोई और रिस्क ले। तो फिर मैंने एक सिस्टम चालू किया 2016 में कि आपको सीड फंडिंग 2 lakhs to 3 lakhs तक की मैं दूंगा अगर आपका आइडिया इस ओवरऑल ग्रुप ऑफ 50-100 स्टूडेंट्स में होता है। तो फिर मैंने फंडिंग देना चालू करी। तो ये 2015 से ऐसे करीबन 8 से 10 स्टार्टअप्स में फंडिंग दे चुका हूँ मैं। और कुछ चले बहुत सारे, कुछ फेल भी होते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स दोनों देखे बच्चों के साथ। ओके, तो अमेजिंग सी जर्नी रही है। और मेरे ख्याल से अधिकतर स्टूडेंट से ही आप घिरे हुए रहते हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट पावर जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है आज की तारीख में। तो जैसे अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर आपसे सवाल पूछूं कि अगर मुझे कोई स्टार्टअप करना है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो रहता है आइडिया का। तो कैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है या बनना चाहता है, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कैसे कोई आइडिया की वाइबिलिटी चेक करे या कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये आइडिया सही है? अच्छा, अब जहाँ पे आइडिया की बात आती है, तो आइडियाज़, टू बी वेरी फ्रैंक,
अगर मैं 2 एंगल पे बात करता हूँ, पहली बात तो आइडियाज इन्वॉल्व्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको जो नॉर्मल लोग बोलते हैं, आपको आसपास की प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाए या जिनका सॉल्यूशन नहीं आया है, जी। आप उनको देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास बिजनेस आइडिया शुरू हो जाएंगे। वो सिर्फ बिजनेस आइडिया होगा। अगर मैं अश्नीर ग्रोवर की बात करूं तो बोलते हैं आइडिया 2 रुपए किलो के भाव से बिकते हैं दिल्ली में। तो आइडिया की इंपॉर्टेंस ज्यादा, एक तो इम्प्लीमेंटेशन की इंपॉर्टेंस होती है, स्केलिंग अप की इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, अब हम ये बात करें कि आइडियाज कहाँ से आए, तो हमेशा आइडिया आपको एनवायरमेंट ही देगा। अगर आप जिस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, आप जिस एज सर्कल में हैं, जैसे कि देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स जो मेरे पास जैसे ICI में आते थे, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो मैंने आइडिया सुना था आज 2015 में, सर कोई हॉस्टल के लिए ऐप होनी चाहिए। हम आते हैं, हम इंदौर आते हैं, तो इंदौर में हॉस्टल ढूंढना पड़ता है, ब्रोकर कमीशन चार्ज करता है, तो ऐसी कोई ऐप होनी चाहिए जिसमें हमको इजीली रूम मिल जाए। सेकंड मैंने आइडिया सुना था बहुत फैसिनेटिंग, सर मेड नहीं मिलती। मतलब आप सोचिए आपके आसपास, तो सर मैं एक ऐसी ऐप बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं 15-20 मेड्स को जोड़ूंगा। मैं आपको बहुत ग्राउंडेड आइडिया बता रहा हूँ कि सर और सर ये सिर्फ हॉस्टलाइट्स का प्रॉब्लम नहीं थी, आज आप भी है, मैं भी है, घर में अगर एक दिन मेड ना आए तो हम खलबली मच जाती है। तो उन्होंने बोला सर मैं बहुत सारी मेड्स को जोड़ूंगा और फिर उनका कॉन्टेक्ट नंबर लूंगा, आधार कार्ड लूंगा, एंड देन मैं किसी ने सर उस समय रूम गार्डनिंग बहुत फैसिनेटिंग था, तो सर गार्डनिंग के ऊपर मतलब कि कैसे आप पूरे की पूरे गार्डन को आप बोलते हैं ना बना के दें, तो ये एक आइडिया आया था। गिफ्ट शॉपिंग, एक थ्रिफ्ट स्टोर्स आजकल जो होते हैं, जो बहुत सारे गर्ल्स शो कॉल शुरू करती हैं इंस्टाग्राम पे कि सर सेकंड हैंड क्लॉथ्स हो गए। एक बहुत अच्छा आइडिया था, मंदसौर के एक बच्चे का था, आज तक मुझे याद है, आज से 1.5 साल पहले दिया था। बोला सर मेरे फादर का तो बिजनेस है पूरा प्रॉपर्टी का, तो मैं मतलब वो वहाँ के मतलब एक प्रकार से भूमाफिया टाइप के हैं, तो सर मैं ना प्रॉपर्टी को डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। विल फैसिनेट कि वो करना क्या होता है, सर एक जमीन होती है बहुत बड़ी, एकर्स में, अब वो जमीन होती है 10-15 करोड़ की, तो एक साथ उस जमीन की कोई डील नहीं कर सकता, तो मैं उस जमीन को खसरों के भी, मतलब छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको खसरा बोलते हैं, फिर उसका भी बटा 1, बटा 2, बटा 3 करके 50-50 हजार में जमीन का डेरिवेटिव बेचना चाहता हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि अगर उस जमीन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे किसी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे आपकी खसरे की वैल्यू बढ़ेगी, आप रोज चाहो तो उस जमीन को खरीद बेच सकते हो। मतलब हम 100-200 लोग मिलकर जमीन को डिवाइड कर लें खसरे में, फिर हम किसी को बेच रहे हैं। अब अल्टीमेटली जमीन पे बनाना किसी का एम नहीं होता, प्रॉफिट कमाना होता है। अब मैं 10 करोड़ की जमीन तो नहीं खरीद सकता, उसका आइडिया सर मैं जमीन को इतना छोटा कर दूंगा कि 50-50 हजार के टुकड़े लो, कल ये 55 हजार का हो जाए, कल बेच दो। तो डेरिवेटिव मेरे को लॉकडाउन के पहले एक बच्चे ने आइडिया था, फैसिनेटिंग था। दिस वाज आइडिया फ्रॉम अ गर्ल ओनली, शी वाज नॉट फ्रॉम इंदौर, शी वाज फ्रॉम आई थिंक धार या धामनोद की कहीं की थी। सर स्विगी पे सबको सप्लाई होता है, लिकर सप्लाई नहीं होती। ओह माय गॉड। और सर हम लिकर जाके, मैं आपको इसलिए फैसिनेटिंग आइडिया बता रहा हूँ, आपके आसपास है आइडिया सारे के सारे कि सर हम को लिकर कोई सप्लाई करें, मतलब इसका कोई स्विगी टाइप की डिलीवरी हो तो बेस्ट हो जाए। ये सब आइडिया अब ऑन हो चुके हैं, मतलब बहुत अच्छी है। हाँ, काफी जगह आ चुके हैं। बता रहा हूँ 2016-17 में कुछ ऐसे आइडियाज आए थे, और टेक्निकल बहुत सारे आइडियाज थे कि हम सर बहुत सारी एप्स बनाना चाहते हैं जिससे आपकी ये प्रॉब्लम, एक ब्रेस्ट कैंसर होता है जी, तो ये एक स्पेशल बीमारी होती है, इसके लिए एक अलग लेवल के वो आपके ब्रा आते हैं और इसकी अलग अलग चीजें आती है। बच्चों ने उस पर आइडिया बनाया, मतलब आइडियाज की तो मतलब भरमार ही कह सकते हैं। जिस जो आपकी फैमिली ने प्रॉब्लम फेस करा है, जो आपने प्रॉब्लम फेस करा है, आप जिस एज सर्कल में हो, आप जो वहां पे देख रहे हो, हर प्रकार से आइडिया आएंगे। मतलब मैंने तो बहुत सारे, मतलब करीबन 1000+ आइडियाज सुने हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत सारे चीजें बता रहा हूं। बिल्कुल, तो ये 1000+ आइडियाज जो है वो तो हमें सुनना ही है, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊंगी और हम करेंगे ये बातें डॉक्टर हितेश कुकरेजा से बहुत सारी स्टार्टअप के बारे में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो एप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे आने वानी के साथ, और शो का नाम है स्टार्टअप पे बात। सुनिए स्टार्टअप पे बात आरजे वानी के साथ। वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो एप्सा 91.2 FM, मेरी आने वानी के साथ, और शो का नाम तो पता ही है आपको, स्टार्टअप पे बात चल रहा है, और बहुत ही अमेजिंग सी बातें कर रहे हैं हम हितेश कुकरेजा जी से, सॉरी डॉक्टर हितेश कुकरेजा जी से, और क्योंकि डॉक्टरी करने में बहुत मेहनत लगती है मुझे पता है। तो हितेश जी, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि किस तरह से जो है वो स्टार्टअप के बारे में आपने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई, आपकी जर्नी के बारे में बातचीत करी। अब जो है मेरे दिमाग में ये सवाल आता है जब भी मैं स्टार्टअप की बातें सुनती हूँ, कि अगर कोई भी स्टार्टअप अगर करना चाहता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, बडिंग एंटरप्रेन्योर है, या फिर कोई स्टूडेंट ही है जो सोच रहा है कि भाई मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं स्टार्टअप करूँगा,
तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या रहती, सबसे क्रिटिकल पॉइंट जिसे कहते हैं बिफोर स्टार्टिंग एनी स्टार्टअप, वो क्या होता है? बिफोर स्टार्टिंग एनी स्टार्टअप अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो स्टार्टअप की बात ही तब आती है जब आपके दिमाग में कुछ आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आना शुरू होती है और आपको लगता है कि आप दुनिया बदल दोगे। मतलब कभी कभी जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं उनके अंदर एक जील रहती है, एक ड्रीम रहता है कि यार वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इम्पोर्टेंट सबसे पहली बात तो है जो आप प्रॉब्लम को जो भी कैटर कर रहे हो या जो भी आइडिया पे बिजनेस डेवलप कर रहे हो, और जरूरी नहीं कि हर स्टार्टअप प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल होगा। और जो आजकल का माइंडसेट है, जो भी नया एरा शुरू हो रहा है स्टार्टअप्स का, कि आपको सेल्स के हिसाब से फंडिंग नहीं मिलती, प्रॉफिट के हिसाब से फंडिंग मिलती है। तो पहली चीज तो किसी भी फाउंडर को या किसी भी बडिंग एंटरप्रेन्योर को बूट स्ट्रैपिंग आनी चाहिए। बूट स्ट्रैपिंग मतलब अगर मैं हिंदी बोलूँ तो आपको जूते घिसना आना चाहिए आपको और वो सबने घिसे हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स की स्टोरी बात करेंगे, अगर आप कहते हैं अंकुर वारिको के बारे में बात करेंगे, तो ये सब जब अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे थे, इवन बंसल ब्रदर्स ने तो खुद ने जाके फर्स्ट बुक डिलीवर करी थी जी। तो ये लोग खुद डिलीवर करते थे कस्टमर फीडबैक लेने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक आइडिया लेके आए हो तो उसको पहली बात तो खुद जाके बेचना सीखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट है। और मैं बेचने से पहले तो उसकी वायबिलिटी चेक करो। लाइक जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ कि आपके आइडिया पे मैं फंडिंग दूंगा, तो मतलब मैं फंडिंग दूंगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट मेरे को तेरा वो प्रोडक्ट बनने के पहले 10 प्रोबेबल कस्टमर्स के नाम चाहिए विद देयर फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, जो तेरा प्रोडक्ट इस रेट पे बाय करने को तैयार है जी। आप वो कस्टमर ढूंढना नहीं चाहते हो और आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हो। जो मैं सोचता हूँ, अगर आप एक्चुअल स्टार्टअप को आगे स्केल अप करना चाहते हो, तो ये पुराने जमाने का सिस्टम नहीं कि हम पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर शॉप खुलेगी, फिर कस्टमर से पूछेंगे आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आपने बहुत खर्चा कर दिया और बाद में प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया, तो आपकी पूरी मेहनत और आपका पूरा मोटिवेशन जीरो हो जाएगा, जीरो नेगेटिव हो जाएगा और आपको लगेगा व्हाई आई एम देयर। तो सबसे पहले आपको ना मार्केट रिसर्च जिसको बोलते हैं, और मैं तो मार्केट रिसर्च को भी ये बोलता हूँ कि यार इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्या पहली बात तो लोग इसको लेना चाहते हैं जी। आप उस पर सर्वे कर सकते हो, आजकल गूगल फॉर्म्स है, फेसबुक है, अपने फ्रेंड से। सेकेंड, आप सिर्फ किसी से पैसे चार्ज मत करो, लेकिन हम उसका प्रोटोटाइप बना के, या प्रोटोटाइप सर मैं ऐसा बनाऊंगा, क्या आप इसको 200 रुपए में 500 रुपए में लेने को तैयार है? आपको पहले मार्केट का थोड़ा फीडबैक मिल जाएगा जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैंने कुछ फाउंडर्स को देखा है, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाते हैं, थिंक टैंक बनाते हैं, खुद का थिंकिंग करते हैं और उस चीज को लेके आते हैं और उस पर बहुत सारे इवेंट्स भी लॉन्च करते हैं। उसके बाद जब उसकी चार्ज करना शुरू करते हैं तो कोई लेने को तैयार नहीं जी। तो बहुत इस पे इन्होंने पैसा तो खर्च कर दिया जी, खुद की एनर्जी लगा दी, लेकिन इसको पेमेंट करने को तैयार नहीं है। तो हम लोग टू बी वेरी फ्रैंक, सोशल एंटरप्रेन्योर एक अलग बात है कि आप वहाँ पे सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन अगर आप प्योर एंटरप्रेन्योर की बात करो तो आपको मार्केट एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो वायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एक तो ये है कि क्या, और सेकंड क्या होता है, कभी कभी क्या ना हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी जोड़ते ही नहीं है। ठीक है, इनिशियल लेवल पे आप खुद की सैलरी या थोड़ी बहुत कुछ कॉस्ट को कम कर दो, आप मत जोड़ो, लेकिन आप एटलीस्ट ये तो देखो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ 10 रुपए का, तो वो फर्स्ट जैसे 12 रुपए में बिके। आजकल क्या है, हम कैक बहुत खर्च करते हैं। कैक का मतलब होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो सब कंपनियां खर्च कर रही हैं। भाई मुझे ये प्रोडक्ट कस्टमर घर घर तक पहुंचाना है, इसलिए मैं 10 रुपए के प्रोडक्ट को 2 रुपए में बेच दूंगा, 8 रुपए मैंने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट भर दी। ऐसी आपने 1 करोड़ प्रोडक्ट बेच दिए। ओ बाप रे। 10 ये एक्चुअली होता है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल बताओ 100 रुपए का प्रोडक्ट आपने 20 रुपए में बेच दिया, जो फ्लिपकार्ट भी करता है बिग बिलियन में जी जी। तो क्यों बेचा 20 में? ताकि सबको फ्लिपकार्ट को जाने जी। अब अगर आपने 8 × 1 करोड़ 8 करोड़ का लॉस बुक करके उसको बताऊं दिखाते क्या है बैलेंस शीट में, बिकॉज मैं अकाउंटिंग में हूँ, कैक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कि कस्टमर को एक्वायर करना था इसलिए हमने उनको हैवी डिस्काउंट दे दिया। अब पहली बात तो ये 8 करोड़ निकालोगे कब? 100 की चीज 20 में बेच दी, बाद में इसके 120 मांगोगे, मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं मिलेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज चल रही है, इससे क्या होता है, आप स्केलेबिलिटी तो ले आते हो बिजनेस के अंदर, बट आप लॉस में आते हो। तो ये सेकंड चीज है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिए कि आप थोड़ी वर्किंग आउट करें, मतलब सिर्फ अपने ड्रीम पे ना जाए, आप उसकी कॉस्ट निकालो, पर कॉस्ट अकाउंटिंग करो उसकी, आप उसके रेवेन्यू करो, आप उसकी प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट बनाओ। जब मैं किसी फाउंडर से या किसी बडिंग एंटरप्रेन्योर से फिगर से बात करता हूँ ना, वो बहुत टेंशन में आते हैं, क्योंकि ड्रीम में तो क्या, सपनों में करोड़ों का महल बनते रहते हैं, बट अगर एक्चुअली मुझे बता, चल फर्स्ट मंथ में तेरी कितनी सेल्स होगी, 10 कस्टमर आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, करो मल्टीप्लाई। आप जब इन चीजों पे आते हो, फाइनेंस पे,
तब एक ड्रीमर कन्वर्ट होना शुरू होता है फाउंडर में। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो हर एंटरप्रेन्योर को जाननी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट हाँ ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप किसी का भी, चाहे खुद का चाहे किसी इन्वेस्टर का पैसा लेके बैठे हो, तो आपको प्रॉफिट एक रियलिटी चेक, अगर रियलिटी चेक ग्राउंड लेवल रियलिटी में कहा जाए कि एक रियलिटी चेक जो है वो अपने आप के लिए करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपने प्रोडक्ट के लिए भी करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इसलिए बोला ना कि पब्लिक पहले हाँ तो बोले आपके प्रोडक्ट के लिए, ऐसा तो नहीं कि आपके प्रोडक्ट के कस्टमर आप ही हो। तो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये तो बात हो गई भाई, आपने जो क्रिटिकल पॉइंट बताया, रियलिटी चेक वाला पॉइंट बताया है उसके बारे में। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं हितेश जी जो मुझे आपसे करना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे और भी बातें, और करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके चैलेंजेस है ना उसके बारे में। तो अगर आपको सुनना है तो सिंपल सा काम करना है, ट्यून करना है रेडियो ईप्सा 91.2 FM और सुनना है मेरे शो जिसका नाम है स्टार्टअप पे बात। टिल द टाइम स्टे ट्यून टू रेडियो ईप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। रेडियो ईप्सा सुनिए स्टार्टअप पे बात आरजे वानी के साथ। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी वानी को, और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात, जिसमें हम कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। हमारे साथ जो है हितेश कुकरेजा जी हैं, और जो कि हमें बता रहे हैं स्टार्टअप के बारे में बहुत ही अच्छी बातें, और रियलिटी चेक भी दे रहे हैं हमें। ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया है इन्होंने। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कृपया करके ध्यान से सुनिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बात अब हम करने वाले हैं। क्योंकि हितेश जी, अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि जो आपने, क्योंकि आपने 2015 से, जैसा कि आपने बोला है कि आप स्टार्टअप पे चीज़ें देख रहे हैं और आपने बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ देखे हैं, आप स्टूडेंट से घिरे हुए रहते हैं, स्टूडेंट के आइडियाज़ आप सुनते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन चैलेंजेस जो रहता है किसी भी स्टार्टअप के, वो क्या रहते हैं? देखो, सबसे पहला चैलेंज तो ये रहता है कि अगर मैं बात करूं, अगर आपने स्टार्टअप को एक नॉर्मल लेवल पे स्टार्ट कर दिया, मतलब अगर आप बडिंग एंटरप्रेन्योर से आपने कुछ स्टार्ट किया, सबसे पहला सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि फंड्स पहले दिन से आना शुरू नहीं होते, प्रॉफिट पहले दिन से आना शुरू नहीं होता है। तो बहुत बार क्या होता है, हम किसी भी बिजनेस पे, किसी भी मॉडल पे बहुत वर्क करते हैं और उस पर अपने 6 महीने 8 महीने, बहुत बार 1 साल देते हैं। 1 साल के बाद वो भी हो सकता है उसके बाद भी वो फ्रूट नहीं देता है, तो उस पर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लगा के रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो आप, और इसमें आप मेहनत किसी भी जॉब से ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट एक विजन में हो कि ये आगे चल के एक बड़ा स्टार्टअप बनेगा या एक बड़ा बिजनेस बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन। अगर मैं बात करूं तो पहला चैलेंज तो है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, अदरवाइज और आपको बहुत सारे नेगेशंस मिलेंगे मार्केट से, क्योंकि आप एक प्रकार से एक नई चीज, एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करने गए हो, पहले दिन से आपका प्रोडक्ट कोई मार्केट रेडी प्रोडक्ट नहीं है, तो people will not और सोसाइटी will not accept you as it is. Yes. अगर अपन किसी भी फाउंडर की भी स्टोरी देख लें तो आप ये मत देखिएगा उनको पहले से ही एक्सेप्टेंस मिला था, नहीं मिला था उनको, तो वो नेगेशंस को एक्सेप्ट करना, ये मैं पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल पे जो चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं इनिशियल लेवल पे जो पैसा लगा रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत कभी कभी है ना कुएं समान बन जाता है कि स्टार्टअप पैसा मांगता रहता है। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मेरे को स्टूडेंट ने पानी को बेचने का स्टार्टअप बनाया था, तो शायद वो चल भी रहा है इंदौर में। तो उनका कहना था कि हम लोग सर पानी को फ्री में बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। अब सरप्राइजिंगली अब इसका एग्जांपल ऐसा था, फॉर एग्जांपल ये बॉटल पड़ी हुई है आपके सामने, इस बॉटल पे मैं आपके कॉलेज का नाम प्रिंट करा दूंगा और इंदौर में 10,000 लोगों की मैराथन हो रही है, मैं उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये बॉटल मुझे कंपनी से पड़ेगी 3 रुपए की, फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज से 5 रुपए पर बॉटल लूंगा जी, तो 2 रुपए मेरा कमाई हो गई। वहां पे मैराथन में सबको ये बॉटल फ्री में बिकी, फ्री में दे दूंगा। अब इसमें अगर अपन देखें तो बहुत प्यारा आइडिया है, मतलब इसमें कोई भी, मतलब देयर इज नो पार्टी हु आर एट लॉस। अगर मैं बात करूँ तो जो कॉलेज है उसकी 40-50 हजार रुपए में अगर 5,000 लोग हैं तो शायद 25,000 रुपए में बड़ी ब्रांडिंग हो रही है जी। इतने लोगों को आपके कॉलेज का नाम या आपके इंस्टीट्यूट का नाम या वॉट एवर कॉलेज हो, आपका बिजनेस हो, मालूम पड़ रहा है। जो कंपनी है जो पानी बेच रही है उसका प्रॉफिट है, जो बीच में एग्रीगेटर है जो इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अपना एक आइडिया बना के रखा है, तो उसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें इनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसके लिए भी अगर मैं बात करूं तो जो मिनिमम ऑर्डर साइज होती है कि कंपनी बोलती है इससे कम की तो ऑर्डर साइज हम लेंगे नहीं। मैराथन कब हो रही है, हर डे का इवेंट नहीं है। आजकल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एक नया एक एरिया सेगमेंट शुरू हो गया है। तो जो चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो चैलेंजेस आपको अब इनिशियल लेवल पे क्या होता है, जब मेरे पास वो स्टूडेंट्स आए थे, बोला सर हम
दे तो देंगे, ये चीज़ हमें चल रही है, लेकिन अभी हमको बोला है कि पहले आप बॉटल बनवा के लाओ, फिर हम आपको पैसे देंगे। अब इसके बीच में ब्रिज फाइनेंसिंग चाहिए। यस। तो सेकंड चैलेंज है पैसा कहाँ से लाओगे और खुद का पैसा कितना डालोगे। अगर अपन एक नॉर्मल, मैं देखो, अगर कोई एंटरप्रेन्योर 30+ का है तो वो तो अभी इन्वेस्ट कर सकता है, उसका एक रीजन है, उसने पैसा कमाया है। तो अगर उसने पैसा कमा लिया है और वो स्टार्टअप कर रहा है तो वो स्मार्ट गेम खेल रहा है कि उसको पता है कि मेरे को। लेकिन कोई बर्डिंग एंटरप्रेन्योर है जो कि एट द एज ग्रुप ऑफ 20 से लेके 25 के बीच में, जिसका खुद की फंडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे एक कॉस्ट का चैलेंज आता है जी। सेकंड, मार्केट तो चालू हो गया, स्केलिंग अप कैसे करोगे। भैया आप खुद अगर एक फाइनेंस के बंदे हो तो आपको एक टेक का बंदा भी चाहिए, यस, आपको एक सोशल मीडिया का बंदा भी चाहिए जी, आपको एक एग्रीगेटर भी चाहिए। तो ये टीम। थर्ड चैलेंज आता है इन सबको मैनेज कैसे करो। भाई सीधी बात है, हाँ, इन सबको मैं, अच्छा इनिशियल लेवल पे आप ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट के समान डिपार्टमेंट नहीं बना सकते ना। लाइक वो जैकमा ने जब बात करी थी, बोले कि जो मेरी सबसे बेस्ट क्वालिटी, उनका कोई इंटरव्यू आया था कि किसी इंटरव्यू में 28 में से 26 लोग सिलेक्ट हुए, जो 2 लोग सिलेक्ट नहीं हुए उसमें जैकमा थे। तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि मेरे पास स्मार्ट माइंड है, बोले लेकिन मेरे पास ऐसा माइंड है कि मैं स्मार्ट पीपल को हैंडल कर लेता हूँ, मैं उनके ईगो क्लैशेस नहीं होने देता हूँ। तो बहुत बार इनिशियली क्या होता है, कुछ स्टार्टअप जैसे कुछ यंग कॉलेज क्वेश्चन बनाते हैं, ये बनाते हैं, जब ये बोलते हैं ना रास्ते पे निकलते हैं तो बहुत प्यारे सपने लेके निकलते हैं, आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन फिर बीच में होता है कि इनके आपस में ईगो क्लैशेस, प्रायोरिटी सेट, हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए रहता है। तो यहाँ पे वो स्टार्टअप चलता चलता बंद होता है। और ये मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे। तो मैं यूथ के लिए बता रहा हूँ कि ये चैलेंजेस होते हैं, टीम को मैनेज कैसे करना है और लोगों को बढ़ाते कैसे रहना है। और बहुत बार एक बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, उसमें बोलता है यू हैव द पावर टू से नो। हमारे पास क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आते जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टार्टअप चल रहा है ठीक ठाक, अचानक मेरा प्लेसमेंट आ गया, 15 लाख का कंपनी प्लेसमेंट दे रही है, मेरा स्टार्टअप मुझे 20,000 रुपये भी नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी, जो नॉर्मल लोग, जो मैंने सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए देखा है। तो यू शुड हैव पावर टू से नो टू स्मॉल थिंग्स। तो आपको वो चीज, ये भी एक बोलते हैं ना कि द्वंद्व जो चलता रहता है आपके अंदर, कि आप किस चीज को मना कर रहे हो, किस चीज पे आगे बढ़ रहे हो, ये इनर लेवल पे चैलेंज है। फैमिली सपोर्टिव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। शार्क टैंक के बाद फैमिली सपोर्टिव होना शुरू हुई है जी। हाँ। उसके पहले फैमिली स्टार्टअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हो स्टार्टअप, इसका क्या मतलब है, हाँ। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जी। तो हाँ, फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो एक वो चैलेंज कम हो जाता है। लेकिन मार्केट के चैलेंज होते हैं, बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे क्रोकोडाइल बैठे हुए हैं तालाब में, आपका आइडिया है लेकिन सुना आपसे और स्केल अप उन्होंने कर लिया। हाँ। तो ये बहुत होता है, वो बहुत बड़ा लाला चैलेंज की है। दुकानें बहुत सारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका आइडिया, अच्छा उनका स्केल अप करने का वो होता है। अगर आपने किसी ने वो सीरीज देखी हो पिक्चर्स, पिक्चर्स 2 आई थी, तो उसमें भी बताया था कि तेरा आइडिया अच्छा है, मुझसे अच्छा है, लेकिन तू घर घर बेच नहीं सकता, मैं बेच सकता हूँ, इसलिए आइडिया मेरा खिलाएगा। बिल्कुल तो सही। अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आइडिया आपका, मेहनत आपका, बहुत बार जो अपन MVP बनाते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, वो भी आपने बनाया, उस पर रिसर्च भी 2 साल की आपकी है। कोई बोलेगा 2 करोड़ ले, 3 करोड़ ले, बेच दे। हाँ। और नहीं बेचेगा तो हम ले लेंगे कहीं से। तो वो पेटेंट्स के होते हैं। अब एक पेटेंट्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती है। आप 5,000 से लेके 25,000 में अपना प्रोडक्ट पेटेंट करा सकते हो, लेकिन आप पेटेंट कराते नहीं जी। बहुत बार आप भूल जाते हो क्योंकि वहां के लिए आपको एक अलग टीम चाहिए, लीगल टीम। यस। तो ये दीज आर द चैलेंजेस। मतलब ओके, तो खैर चैलेंजेस तो होते ही हैं और उसको ओवरकम करने के लिए मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। और जितने भी हम लोगों ने स्टार्टअप के बात में हम लोगों ने बात की है एंटरप्रेन्योर से, तो ये बोलते हैं कंटिन्यूअस जर्नी है। इसमें एवरी डे यू हैव न्यू थिंग, एवरी डे यू हैव अ न्यू चैलेंज, और उसी को एंजॉय करते हैं मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं। तो हितेश कुकरेजा जी, बहुत अच्छी से आपने एक्सप्लेन किया चैलेंजेस तो, लेकिन अभी 1-2 सवाल और मेरे बाकी हैं। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, हाइड्रेट हो जाते हैं। और आप भी तब तक पानी वानी पीजिए और ब्रेक के बाद बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरी आने वानी के साथ। और शो का नाम है स्टार्टअप पे बात। रेडियो इप्सा सुनिए स्टार्टअप पे बात आरजे वानी के साथ। वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 FM मेरी आने वानी के साथ। और शो चल रहा है स्टार्टअप पे बात, और इसमें हम कर रहे हैं डॉक्टर हितेश कुकरेजा से बात, जो कि हमें बता रहे हैं कि भाई स्टार्टअप जो रहता है ना, उसमें ग्राउंड रियलिटी क्या रहती है और उसी के साथ साथ आपको किस तरीके से अपने स्टार्टअप को हैंडल करना है। तो जैसे हितेश जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सारे चैलेंजेस के बारे में बात की, और जो बहुत ही बेसिक चैलेंजेस रहते हैं उसके बारे में आपने बताया कि हाँ, ये कॉमनली पाए जाते हैं इनमें। लेकिन जब हम कोई भी स्टार्टअप की बात करते हैं या हम कोई भी एंटरप्रेन्योर की भी बात करते हैं, तो
सब बोलते हैं ना कि स्टार्टअप कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, उसमें कुछ अलग होना चाहिए। तो आपका क्या मानना है कि जो इनोवेशन है या क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है किसी स्टार्टअप में? नहीं देखिए, किसी भी स्टार्टअप में इनोवेशन और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में यही फर्क है। अगर मैं बात करूं तो टू बी वेरी फ्रैंक, हमने उसका नाम स्टार्टअप का दे दिया है, वरना नया बिजनेस खोलना उसको स्टार्टअप बोल सकते हैं। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, आप नए बिजनेस को कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से इनोवेटिवली कर रहे हो तो वो स्टार्टअप है। अदरवाइज हर बच्चा पहले अपनी कोई नई दुकान खोलता था तो वो भी स्टार्टअप बोल सकते थे, लेकिन आप उसमें इनोवेशन क्रिएटिविटी का तड़का लगा रहे हो। जैसे मैं एक छोटा सा बहुत एग्जांपल दूंगा, इंदौर में प्रॉपर्टीज काफी बूम पे, तो प्रॉपर्टीज बहुत आगे बढ़ी, तो मैंने नए बिजनेस उभरते हुए देखे कि कुछ कुछ कंपनियां आजकल ऐसी कंपनी बन गई हैं जो इन अ मंथ करोड़ प्लस कमा रही है, जिनका काम कुछ नहीं, प्लॉट सेल करवाना है। ओके तो इन्होंने क्या देखा, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, इनोवेशन कहाँ से आता है, जो मार्केट बढ़ रहा है उसके पीछे उसके बैक में क्या चलता है, इसको बोलते हैं श्रवल टेक्निक। जैसे कि अगर मैं बात करूं इनोवेशन का, अगर आपको लगता है कि मार्केट में अगर मैं बोलूं कॉलेजेस बढ़ रहे हैं तो कॉलेजेस के बैक में क्या लगेगा, क्या लाइब्रेरीज लगेंगी, क्या कहते हैं ई लाइब्रेरीज लगेंगी, ई लर्निंग लगेगी, तो आप ई लर्निंग में कुछ भी खोल लो, आप बढ़ जाओगे। तो इनोवेशन का मतलब है कुछ नया करना, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम हमेशा क्या बढ़ती हुई फील्ड को देखते हैं जी, उसके पीछे की चीज को नहीं देखते हैं। अगर आपको इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी लानी है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग, आज की तारीख में देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में घर बैठे मींस सरप्राइजिंगली 60-70,000 इजीली अर्न कर रहे हैं। कोई यूएस की कंपनी है, लिंक्डइन पे उनको कनेक्ट किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं उनकी। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर अपन बात करें तो ये अपने आप में एक इनोवेशन है। अब जब चैट जीपीटी आ गया है, जब कैनवा भी आ गया है, तो यहाँ पे अब दूसरा इनोवेशन क्या होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, जितना ये चीजें आती रही, अगर आप 1 साल बाद का इनोवेशन प्लान करो तो आने वाले टाइम पे मेडिटेशन, योगा, उल्टा इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि काम तो सबकी कर देंगे। अब इंसान का जो ह्यूमन है, एक तो ह्यूमन स्ट्रेस में जाएगा, क्यों जाएगा, बहुत लोगों की जॉब जाएगी। यस अब ये आपके पास विजन होना चाहिए कि इनोवेशन इज फ्यूचर, आप फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हो, तो आपका वो विजन होना चाहिए कि मार्केट में अब क्या जरूरतें आएंगी। जैसे यूएस में एक सिस्टम था, यूएस में बहुत सारी गोल्ड माइंस अचानक फाउंड होना शुरू हुई थी, 1960s-70s की बात है। तो एवरीवन वाज यूज्ड टू परचेज द लैंड, जहां से कि हर लैंड के नीचे गोल्ड माइंस निकल रही हैं। तो हर किसी की इच्छा हुई कि मैं गोल्ड माइन ले लूं और मैं गोल्ड माइन से तो गोल्ड निकल जाए करोड़ों। तो यू विल सरप्राइजिंगली 10 साल बाद जब ये गोल्ड माइन कल्चर खत्म हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल जो निकल गई, सबसे ज्यादा पैसे किसने कमाए होंगे, जिसने सबसे पहले गोल्ड माइन ली थी, इसलिए भाई जिसने सबसे सस्ते में गोल्ड माइन ली थी जी, या जिसका लक चल गया। सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा पैसे उसने कमाए जिसने जेसीबी की मशीन लगाई। भाई गोल्ड माइन किसी की भी निकले ना निकले, जेसीबी सबको लगेगी। तो कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि अगर जहाँ पे खेती हो रही है तो खेती में उपज होना हो, फावड़ा सबको लगेगा, ट्रैक्टर सबको लगेगा। तो बैक ऑफिस में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर आज से, अभी भी ट्रेंड है, लेकिन आज से 7 साल पहले एक फोटोग्राफी का बूम आया था जी, कि हर किसी को फोटोग्राफर बनना था। वो ये जवानी है दीवानी आई थी तो हर किसी को लगता था कि मैं फोटोग्राफर लेके रणबीर कपूर बन गए थे। हाँ, और एवरी टॉम देख मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, फोटो शूट कर दूंगा। अब क्या फोटोग्राफर तो बहुत सारे हो गए, तो उनके रेट से कॉम्प्रोमाइज होने लग गए कि फोटोग्राफर, तो अब थी वीडियो एडिटर की जरूरत जी। फोटोग्राफर 100 थे, उनके पीछे वीडियो एडिटर सिर्फ 4 थे, क्योंकि सबको फोटोग्राफी करने का शौक था। आप जो ब्लैक वाला एरिया है ना, बहुत बार वहां पे फोकस करो, पैसा ज्यादा है जी। हम लोग क्या फैसिनेटिंग एरिया पे जाते हैं, फोटोग्राफी करना, घूमना। अब एक बात बताऊं, वीडियो एडिटर ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि एडिटिंग सबको नहीं आती है। मैं आपको थोड़ा पुराना बात बता रहा हूँ कि अब तो क्या एडिटिंग में सबको आती है, एडिटिंग भी सॉफ्टवेयर बेस्ड पूरा हो गया है अब तो आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, देयर इज अ ग्रे जोन। आप उस ग्रे जोन पे हिट करोगे तो इनोवेशन भी आएगा, पहली बात। और मैं तो बोलता हूँ इसको रिवर्स मैकेनिज्म। आप बहुत बार फॉरवर्ड मैकेनिज्म में आते हो, ये चल रहा है चलो इसमें घुस जाते हैं। मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी 10 लोग आ चुके हैं, वहां पे तू 11वां होगा, तेरे को 11 से लड़ना पड़ेगा। तो इसके पीछे देख इसको लगता क्या है, या इसके बाद कंज्यूमर कहाँ शिफ्ट होने वाला है। तो वहां से आपका इनोवेशन और क्रिएटिविटी दोनों फोरकास्टिंग मतलब होना चाहिए कि हाँ मेरा बिजनेस यहाँ पर भी हो सकता है। हाँ, फोरकास्टिंग और मैम ब्लैक जोन, मतलब जो पीछे की जोन है ना, बहुत बार रिवर्स मैकेनिज्म शैडो जो है उसमें कहीं ना कहीं, हाँ, शैडो में ढूंढो कि फ्यूचर कहाँ होगा।
और बहुत अच्छे आंसर आते हैं शेडोज से। बहुत ही मतलब इनोवेटिव आपने आंसर्स दिए हैं और बहुत ही अमेजिंगली एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होता है। तो जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स मुझे सुन रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि सिर्फ उस एरिया में नहीं भागना है जहाँ पर अभी आपको दिख रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा बूम है, उसके जो ब्लैक या शेडो वाले जो एरिया है उसमें देखना चाहिए। तो इस तरह की और भी बातें अभी इंटरेस्टिंग बात की है, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आऊँगी और करेंगे हम और भी बातें। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो सा 91.2 FM, जो कह दिल की बात मेरी आने वाली के साथ। और शो का नाम है स्टार्टअप पे बात। रेडियो हिप्सा। सुनिए स्टार्टअप पे बात आरजे वानी के साथ। 91.2 FM पर मैं आने वाली एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा शो लेकर, जिसका नाम है स्टार्टअप पे बात, और जहाँ पर हम कर रहे हैं स्टार्टअप के बारे में बहुत सारी ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात। और मेरे साथ आज शो पे हैं डॉक्टर हितेश कुकरेजा जी, जो कि बहुत सारी चीज़ों में मेंटर भी है और ट्रेनिंग भी देते हैं, और उसी के साथ साथ जो है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चलाते हैं, और बहुत सारे अपने लाइफ में जो है वो चीज़ें ट्रेड ऑफ की है, जैसा कि आपने बताया अभी। तो जैसे हितेश जी अभी तक हमने बात की, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली और चैलेंजेस भी बता दिए हैं, इंट्रोडक्शन भी दे दिया है, बहुत सारी चीज़ें बता दी है। लेकिन अब जब आती है बात फेलियर की, अगर तो फेलियर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, कोई भी स्टार्टअप के लिए। तो कैसे इस फेलियर से डील करना चाहिए और बाउंस बैक कैसे करना चाहिए, मतलब? ओके, सो पहली बात तो अगर मैं स्टार्टअप कल्चर की बात करूं तो ये बात वैसे मेरे ख्याल से लेजिट है कि अगर आप ऐसे भी सर्च करेंगे तो आउट ऑफ आई थिंक 2 आउट ऑफ 100 स्टार्टअप सक्सेस होते हैं, बाकी 98 फेल ही होते हैं। तो फेलियर का रेशो तो बड़ा है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि 50-50 है या 70-30 है। सिर्फ 2 या 3 बड़े स्टार्टअप्स बनते हैं, बाकी सारे बाय डिफॉल्ट हो सकता है फेल हो जाते हैं। तो वो जो फेलियर वाला फेज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा झटका लगता है वो आपकी सोच को लगता है जी। आप काफ़ी, अगर मैं बोलूँ तो यूथ के लैंग्वेज में काफ़ी हाई रहते हो जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हो, जब नई टीम्स बनाते रहते हो, जब इनोवेशन करते रहते हो, आप बहुत उम्मीदों के साथ रहते हो। अब अचानक जब वो चीज़ नहीं चलती है तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक आपकी सोच पे होता है कि वॉज आई एम थिंकिंग रॉन्ग, क्या मैं गलत था? तो बहुत बार देखिए आप गलत नहीं थे, टू बी वेरी फ्रैंक। हो सकता है मार्केट गलत था या टाइमिंग गलत था। गेटिंग इट? बहुत बार किसी चीज का लॉन्च होना चाहिए 5 साल बाद, आप उसको पहले कर रहे हो। राइट टाइम राइट प्लेस। राइट टाइम राइट प्लेस। तो पहली बात तो कभी भी आप उसके लिए खुद को तो ब्लेम नहीं कर सकते। फेलियर में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है हाउ टू डील विद द फेलियर। सबसे पहले एक्सेप्ट इट, बहुत बार एम्ब्रेस इट, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वो बोलते हैं ना कि जब थॉमस एडिसन ने जब वो 1000वीं बार में जब इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर किया तो उन्होंने बोला था कि मैंने 999 तरीके सीखे हैं कैसे बल्ब नहीं बनना चाहिए। तो कोई भी को फाउंडर होगा, कोई भी बडिंग एंटरप्रेन्योर होगा, उसको जितना नॉलेज है मैं बोल सकता हूँ किसी MBA को उससे बहुत कम होगा। मैं अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से शेयर करता हूँ। जब हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं, तो मैंने जब मैं स्टूडेंट्स के साथ रहता हूँ तो बहुत क्लियर बोलता हूँ कि कैसे बात करना है, कैसे खुद को ड्रेसअप करना है, कैसे इंटरव्यू में बैठना है, कैसे GD करना है, सब बता देंगे। लेकिन मार्केट में जाके प्रोडक्ट कैसे बेचना है, खुद के बिजनेस की रिस्क कैसे लेनी है, रात की नींदें कैसे उड़ानी है, कैसे कस्टमर को कन्विंस करने के लिए आपको घंटों जागना पड़ता है, ये एक एंटरप्रेन्योर को आता है। और इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती लाइफ के अंदर। तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्क एपेटाइट। जब आप एक स्टार्टअप के फेलियर होते हैं ना, तो आपको रिस्क लेना तो आ जाता है जी। तो अगर हर्षद मेहता की लैंग्वेज में बोलो तो रिस्क तो इश्क है, तो आपको रिस्क लेना आ जाता है। और एक बात है, जो गिर गया है अब उससे तो कोई क्या गिरेगा? तो अब उठना ही होता है। फियर ऑफ लूजिंग। आप उससे ना बहुत बार कुछ लोग खुद के ना खुद को ही खुद पे शक करना शुरू कर देते हैं। तो वो तो एक बहुत रॉन्ग अप्रोच है। राइट अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर आपका कोई स्टार्टअप फेल हुआ, ठीक है, एक अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो एक कैलकुलेटिव एनालिसिस करना कोई गलत नहीं है कि वेयर वी वर रॉन्ग, ताकि उससे आपको एक सही राह मिले। जब तक आप वो कैलकुलेटिव एनालिसिस नहीं करोगे कि यार मैं कहाँ गलत था, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ओवर इमेजिनेटिव था, ये भी हो सकता है कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, कहाँ पे फॉल हुआ, क्या मैंने लोगों पे ट्रस्ट ज्यादा किया, क्या मैंने कॉस्ट ज्यादा खर्च, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फेलियर से बाहर निकालेंगे। एक बार वो रिसर्च हो गई, कुछ टेक अवेज ले लिए खुद के लिए, फिर आपको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। नई जर्नी स्टार्ट हो सकता है आप, अगर आपके अंदर काफी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है तो आप हो सकता है नए बिजनेस में चले जाओगे या पार्टनरशिप में, या अगर आप जॉब में जाते हो तो कोई गलत नहीं है। उस लॉस के जो बड़ा पहाड़ है
उस लॉस या उस फेलियर को दिल पे बना के नहीं रखना है, अदरवाइज आप मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे। True. तो रेगुलर मूव ऑन होते रहना, लाइफ में आगे बढ़ते रहना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले जो मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, वो जो थोड़ा बहुत मूवीज ज़्यादा देखता हूँ मैं, तो ऑल इज वेल, All is well. इट्स ओके, All is well है वो। ऑल इज वेल। तो उस लेवल पे अगर आप रहते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सोसाइटल प्रेशर नहीं लेना चाहिए उस समय, क्योंकि क्या होता है, एवरीवन विल क्वेश्चन यू। तो वो लोग तो जनाजे पे भी आएंगे आपके और शादी में भी आएंगे आपके, तो आपको वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो उससे बच के रहेंगे। तो आप अपने फेलियर को एम्ब्रेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ फेलियर्स को बेचना आना चाहिए जी। आपको। अपने इंटरव्यू में जाकर बोलना चाहिए, सर मैंने ये स्टार्टअप किया था, इसमें 10 गलतियां करी थी, मुझे पता है क्या क्या नहीं करना है। एक, मुझे टीम बनाना आती है, टीम कैसे बिगड़ती है मुझे पता है, चलता चलता बिजनेस कैसे डूबता है मुझे ये भी पता है। अब मुझे हायर कर लो, मैं बचा कर रखूंगा आपको। तो आपको अपने फेलियर को बेचना आता है, बिल्कुल सही है। तो आप आपसे अच्छा मास्टरमाइंड कोई नहीं है फिर। बहुत ही सही। तो हितेश जी, अब मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब समय हो गया है, लेकिन जाते जाते जो है आपका जो बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए क्या मैसेज रहेगा, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। सबसे कॉमन लाइन जो मैं बोलता हूँ, जो शायद मैंने मैम से भी शेयर की थी, ड्रीमर्स आर नॉट फाउंडर्स। तो जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप ड्रीम से बाहर निकल के स्टार्टअप डेवलप करें। आपका ड्रीम है कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, करो, कोई गलत नहीं है। बट स्टार्टअप इज अ कैलकुलेटेड अप्रोच। आप बिना कैलकुलेशन के चीजों को आगे मत बढ़ो, अदरवाइज क्या होता है, रिवर्स गियर आना पड़ता है। तो जो मेरा सबसे बड़ा मैसेज होता है, यार आप उस पर बैठो, आप उसका लॉजिस्टिक कम से कम 1 मंथ की, कम से कम 1 मंथ की ग्राउंड लेवल स्टडी किसी भी इंक्यूबेटर को, किसी भी फाउंडर को, किसी भी बडिंग एंटरप्रेन्योर को करनी चाहिए। आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो उसकी कॉस्टिंग कितनी लग रही है। अच्छा, पहली बात, प्लीज यूथ से बोलना, हवा में बात करना बंद करो। हवा में बात करना मतलब ये इतने का आ जाएगा, मैं इतने में बेच दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो माल इतने का आ रहा है कॉस्टिंग में, उस पर ट्रांसपोर्ट लगेगा, लॉजिस्टिक लगेगा, सेलिंग एक्सपेंस लगेंगे। अब वो सब जोड़ते ही नहीं हो, आप सिर्फ जीपी को एनपी मान लेते हो। बहुत बार जो फाइनेंस के लोग नहीं होते, वो लोग ग्रॉस प्रॉफिट को ही बोलते हैं इतना कमा लेंगे, ये नहीं होता है। उसके बीच में बहुत सारी कॉस्ट होती है, उसके बीच में एक टाइम लैग होता है, उसके बीच में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रहती है जो आपकी खुद की होती है। तो इन सब चीजों को एनालाइज करो। और जो मैं बोलता हूँ ना, बूट स्ट्रैपिंग कोई बड़ी बात नहीं है। जिस एज में कोई भी इवन देयर इज समवन एट द एज ऑफ मी ऑल्सो, अगर मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो मैं ग्राउंड पे जाऊंगा, मैं उस प्रोडक्ट की वायबिलिटी चेक करूंगा, मैं लोगों से पूछूंगा, मैं चौराहे पे खड़े रहूंगा, मैं उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करूंगा। मुझे से मालूम पड़ेगा इस प्रोडक्ट में क्या क्या नहीं होना चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके बाहर निकलूंगा। अगर किसी को बूट स्ट्रैपिंग करने में शर्म नहीं आती है, वो बहुत बड़ा फाउंडर बनेगा। जो और एसी के रूम में स्टार्टअप्स फाउंड नहीं होते, ये मेरा फाइनल मैसेज। तो ओके, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी आज फिलहाल वक्त हो गया जाने का। सो थैंक यू सो मच हितेश जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है वो स्टार्टअप के बारे में बताई और हमारे स्टूडियो पे आए, अपना समय दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ हितेश कुकरेजा जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं स्टार्टअप के बारे में, लेकिन इस तरह की और भी बातें जो है मैं लेकर आती रहूंगी। तो आपको क्या करना है, मेरा शो ट्यून करके रखना है और सुनते रहना है स्टार्टअप पे बात। तो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात, मेरे यानी वानी के साथ। रेडियो इप्सा।